बच्चों, तो रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि स्विमर और रिवर के केसेस कैसे सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम लोगों ने देखा कि मंकी वाला केस कैसे सॉल्व करते हैं ग्रेविटी में। उसके पहले रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने पढ़ा, सिप प्रॉब्लम पढ़ी और 1D 2D में रिलेटिव मोशन के सारे कॉन्सेप्ट सीखे। तो रिलेटिव मोशन की सीरीज में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, रेन एंड मैन प्रॉब्लम। काफी इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, कोई भी नया नहीं है, जैसा बाकी में लगाया था वैसे ही यहां पर भी अप्लाई करना है, राइट। तो देखते रेन मैन केसेस होते क्या है। अब एक बात पता होनी चाहिए कि फोर्स के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी। तो रेन ड्रॉप विस्कोसिटी की वजह से टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। जैसे कोई पूछे कि रेन ड्रॉप है और रेन ड्रॉप अगर ग्रेविटी में नीचे की तरफ गिर रही है तो इस ड्रॉप के पास क्या एक्सेलरेशन होगा, तो गलती से मत बोल देना कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी होगा। रेन ड्रॉप गिरती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि यहां पर केवल ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता है, वेलोसिटी बड़ी होने की वजह से एक विस्कस फोर्स भी लगता है ऊपर की तरफ। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरती है, तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये केस हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का। ये केस उससे अलग है, जैसे हम लोगों ने मंकी की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी कि मंकी पेड़ से कूद गया, तो मंकी जब पेड़ से कूद गया था तो उसके पास ग्रेविटी का एक्सेलरेशन था, क्योंकि मंकी के पास जो वेलोसिटी थी छोटी थी, तो विस्कस फोर्स वहां पर इफेक्टिव नहीं था। विस्कस फोर्स बहुत बड़ा तब होता है जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहली बात जो हमें ख्याल रखना है कि जो रेन ड्रॉप गिरती है उनका मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता है, बल्कि उनका मोशन यूनिफॉर्म होता है। कितनी बात समझ में आती। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं कि रेन वाली हम लोग कौन सी प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं यहां पर। तो जैसे मैं बोलता है कि मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं, एक ऑब्जर्वर है, ये हम लोगों का ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। और किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। और बारिश हो रही है और हवा भी नहीं चल रही। तो जब हवा नहीं चलती है तो बारिश की बूंदें सीधी गिरती है। तो जो बारिश की बूंदें हैं वो सीधे नीचे की तरफ गिरेंगी, और बारिश की बूंदें मतलब रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोल देते हैं वीडी, डी फॉर ड्रॉप मान लेते हैं। तो अगर नो विंड कंडीशन है कि यहां पर कोई भी हवा नहीं चल रही है, नो विंड कंडीशन, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि बारिश की बूंदें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एकदम सीधे वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही होंगी। और ये भी याद रखना है, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते पढ़ते आदत हो सकती है कि अगर ग्रेविटी में कोई चीज गिर रही तो उसके पास एक्सेलरेशन है, तो उस बात को तो पहले हमें डिनाई कर देना है, राइट। तो अगर मैं बोलता है कि दिस इज ऑब्जर्वर 1 O1, तो मैं बोलता है कि इस ऑब्जर्वर से अगर पूछा जाए कि ये रेन ड्रॉप कितने से गिर रही है, तो क्या बताएगा, वीडी बताएगा। अब एक काम और कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नीचे वाली डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो अगर ये पूछा जाता कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, तो ये ऑब्जर्वर क्या बताता, ऑब्जर्वर तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था। तो कुल मिलाकर के रेन ड्रॉप की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों कैसी आ जाएंगी, वो दोनों सेम आ जाएंगी, क्योंकि ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। और वो वेलोसिटी है कितनी, vd, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोगों ने किसको माना था, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है, जे कैप होता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि दिस इज vd जे कैप। vd ड्रॉप की स्पीड थी वहां पर, इतनी बात तो क्लियरली समझ में आ गई। अब स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आगे कैसे बढ़ाते हैं कि मान लो एक ऑब्जर्वर और था,
और ये हम लोगों का ऑब्जर्वर 2 है, और ये ऑब्जर्वर किसी वेलोसिटी v से, या इसको हम लोग लिख देते हैं vo, ये राइट साइड पर दौड़ रहा है, राइट। अभी हम लोग नो विंड कंडीशन पे काम कर रहे हैं, हवा चलेगी तो बारिश की बूंदें भी तिरछी गिरने लगती हैं, तो हम लोग सारे केसेस सॉल्व करेंगे, राइट। तो जरूरी यहां पर कि लेक्चर को हमें पूरा देखना है ताकि हमें पूरा कंटेंट मिल सके। अब मैं इससे पूछता है कि सिचुएशन यही है, नो विंड कंडीशन है और वही रेन ड्रॉप है, केवल हमारा ऑब्जर्वर बदल गया है। तो मैं इस ऑब्जर्वर से बोलता है कि बारिश हो रही, बारिश की बूंदों को देखो। तो पहले तो मैं तुमसे पूछता है कि इस ऑब्जर्वर को बारिश कैसी गिरती दिखाई देगी। ऑब्जर्व करो, अपनी डेली लाइफ में बहुत बार स्कूटी बाइक चलाई होगी, बारिश हो रही होगी, तो एक बात नोटिस करना, जैसे बारिश हो रही है, हवा नहीं चल रही और तुम बहुत तेज बाइक चला रहे हो, तो पीठ गीली नहीं होती लेकिन आगे कैसा गीला हो जाता है। उसका रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि तब तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो बारिश गिरती है वो तिरछी गिरती है। तो यहां तो गिरता है लेकिन पीछे बारिश नहीं गिरती। तो रिलेटिव वेलोसिटी से इस बात को जस्टिफाई कैसे करना है? रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि जिस भी फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिवर्स करके उस पर ऐड कर दो जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हम लोग ऑब्जर्व किसको कर रहे थे? हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे रेन ड्रॉप को। तो रेन ड्रॉप के पास एक वेलोसिटी तो पहले से ही थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में vd, और ये ऑब्जर्वर जब इस रेन ड्रॉप को ऑब्जर्व करेगा तो अपनी वाली वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड कर देगा। तो इसकी खुद की वेलोसिटी किधर थी? राइट साइड पर। तो रिवर्स करेगा तो किधर आएगा? पीछे की तरफ आएगी। तो रिवर्स करके अगर ऐड कर देगा तो एक वेलोसिटी ये वाली और ऐड होगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। और इस रिजल्टेंट को सपोज मैं बोल देता कि दिस रिजल्टेंट इज सपोज v। तो यहां पर फिर हम लोग v की वैल्यू को कितना लिख सकते हैं? v इन दोनों का रिजल्टेंट है तो vd स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को स्पीड भी बढ़ी हुई दिखाई देगी। ऑब्वियस सी बात है, जब बाइक तेज चलाते हो तो बारिश की बूंदें ऐसे लगती जैसे पत्थर के टुकड़े टकरा रहे हो, क्योंकि उनकी स्पीड अब तुम्हारे रिस्पेक्ट में बढ़ चुकी होती। तो ये तो फिलहाल हम लोगों ने बात करी कि ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में इस समय रेन ड्रॉप की स्पीड जो उसे दिखाई दे रही होगी वो अंडर रूट vd स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। vo क्या था? ऑब्जर्वर की स्पीड थी, और vd क्या था? रेन ड्रॉप की स्पीड। पहले कॉन्सेप्ट समझना, फिर इसकी प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बाकी जो पार्ट होगा प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर लेक्चर को देखोगे तो सारी चीजें यहां पर क्लियरली समझ में आएंगी। और एक डेली लाइफ का टॉपिक है कि हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो समझना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर स्पीड की बात करी जाए कि ऑब्जर्वर चल रहा है तो क्या स्पीड उससे बदली हुई दिखाई देगी? ऑफ कोर्स बदली दिखाई देगी। इस केस में बढ़ गई या घट गई? इस केस में स्पीड की वैल्यू बढ़ गई, राइट। अब मैं बोलता है कि उसे रेन ड्रॉप वर्टिकल के साथ किस एंगल पर दिखाई देगी? तो इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाली लेंथ कितनी थी? तो ये वाली लेंथ थी vd, और ये कितना था? vo था। और इस एंगल को हम लोगों ने थीटा माना। तो यहां से फिर हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी? परपेंडिकुलर की वैल्यू थी vo, v ऑब्जर्वर, और हाइपोटेन्यूज कितना था? वो था vd। इसका मतलब अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो उसे रेन ड्रॉप उसकी तरफ आती दिखाई देंगी, और कितनी स्पीड से आती दिखाई देंगी? अंडर रूट vd स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। और रेन ड्रॉप उसको ऐसा लग रहा होगा कि थीटा के एंगल पर गिर रही, और उस थीटा की जो वैल्यू आएगी उस थीटा की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स vo अपॉन vd, इस एंगल पर। अब थोड़ा सा स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। एक ऑब्जर्वर और था हम लोगों के पास, और वो ऑब्जर्वर
थोड़ा सा और तेज चल रहा था। तो ऑब्जर्वर अगर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता और तेज चलने लगता तो क्या होता? तो ऑब्जर्वर अगर अपनी स्पीड को बढ़ाता तो रेन ड्रॉप की स्पीड वही थी, रेन ड्रॉप की स्पीड थी वीडी, और पहले ऑब्जर्वर की स्पीड थी वीओ। ऑब्जर्वर, अब मैं एक अगले ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं और इसकी स्पीड और काफी ज्यादा है, और वो स्पीड मान लेता हूं कुछ v1 है, और v1 स्पीड की वैल्यू इस v0 स्पीड से काफी ज्यादा थी। तो जब ये ऑब्जर्वर इस रेन ड्रॉप को ऑब्जर्व करता तो रेन ड्रॉप की स्पीड लिखता और अपनी वाली स्पीड को रिवर्स करके ऐड कर देता। अब की बार ऑब्जर्वर बहुत तेज चल रहा था, तो ऑब्जर्वर अगर बहुत तेज चल रहा था तो ये वेक्टर मैंने बड़ा बनाया, तो जो रिजल्टेंट स्पीड आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, वो इधर आ गई। स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई? रूट ऑफ वीडी स्क्वायर और प्लस v1 स्क्वायर। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व कर रहोगे कि एंगल बढ़ गया, और इस केस में अगर एंगल लिखना चाहेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक बात हमें और समझ में आने लगी, क्या हम लोगों को समझ में आने लगा कि जैसे जैसे ऑब्जर्वर अपनी स्पीड को बढ़ाएगा वैसे वैसे रेन ड्रॉप की स्पीड उसके रिस्पेक्ट में बढ़ती चली जाएगी। मतलब बूंदे शरीर पर बहुत तेजी से टकरा रही होंगी। एक चेंज और आएगा, क्या? रेन ड्रॉप का गिरने का वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो मैं तुमसे एक सवाल और पूछता, अगर मैं बोलता कि स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर की स्पीड, ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती, तो ऑब्जर्वर की स्पीड अगर बहुत ज्यादा होती टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो रेन ड्रॉप उसे कैसे दिखाई देती? तो जब ऑब्जर्वर की स्पीड ज्यादा हो तो मैं बोलता कि रेन ड्रॉप की स्पीड थी और ऑब्जर्वर की स्पीड ये थी, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ रहा होगा। इसका मतलब ये एंगल किसको टेंड कर रहा होगा? ये 90 डिग्री को टेंड कर रहा होगा। तो अगर हम लोग बहुत तेज बाइक भगाने लगे, भगाना मत, एक्सीडेंट के चांसेस, तो बारिश हो रही तो रोड स्लिपरी होगी, राइट, और ऊपर से बाइक के फिसलने का चांस ही बहुत रहता है। लेकिन एक ऐसे इमेजिनेटिव आइडिया है कि अगर हम बहुत तेज चल रहे हो, बहुत तेज, तो हमें रेन ड्रॉप ऐसे आती दिखाई देंगे और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो हमें ऐसा लगे कि पत्थर के टुकड़े हमसे टकरा रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने नो विंड का केस सॉल्व किया कि कोई भी हवा नहीं चल रही थी, राइट, और उस केस में ऑब्जर्वर अगर चलेगा तो उसे रेन ड्रॉप कैसे दिखाई देंगे? तो जो खड़ा है उसको दिखाई देगा वर्टिकल, जो इधर की तरफ जा रहा होगा उसे ऐसे दिखाई देगा, जो इस साइड पर चलने लगेगा उसे ऐसे दिखाई देगा। लेकिन यहां पर जो मैंने केस अभी लिया है वो केवल जो ऑब्जर्वर है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर चल रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता पेपर में क्वेश्चन पूछे कि बारिश हो रही थी और एक चिड़िया थी और वो चिड़िया ऐसे उड़ रही थी, तो उस केस में जो ऑब्जर्वर था वो उसकी दोनों वेलोसिटीज आ जाएंगी, एक वर्टिकल आ जाएगी एक हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग ऐसे केसेस भी सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन फिलहाल हम लोग जो केसेस सॉल्व कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो केवल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर मूव कर रहा है। तो पहला केस शायद समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं कि हवा अगर चल रही होती, तो अगर यहां पर हवा चलती तो रेन ड्रॉप पहले से कोई एंगल मान लेता हूं, हवा ऐसे चल रही, इस तरफ, इधर की तरफ चल रही, तो रेन ड्रॉप पहले से ही ऐसे गिर रही थी और जो वर्टिकल डायरेक्शन थी वो ये डायरेक्शन थी और ये वाला एंगल थीटा था। रेन ड्रॉप की स्पीड को हम लोगों ने मान लिया वी रेन, रेन ड्रॉप की स्पीड को क्या माना? वी रेन। लेकिन याद रखना किसके रिस्पेक्ट में? एक ऑब्जर्वर था और वो ग्राउंड पर रेस्ट पर खड़ा था, तो उसने जब इस बारिश की बूंद को देखा तो उसने बोला कि इसकी जो स्पीड आ रही है वो स्पीड वी आर आ रही, तो दिस स्पीड इज वी आर, वी फॉर वेलोसिटी एंड आर फॉर रेन। तो ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये जो भी ऑब्जर्वर था
इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेन की स्पीड कितनी है वी.आर, और वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रही, वो थीटा का एंगल बना रही। एक काम करते हैं, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, क्योंकि केस 2 डायमेंशन का है तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जर्वर को तो केवल कहां पर मूव करना है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना है। तो इस वी.आर का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो वी.आर cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आएगा वो वी.आर sin थीटा। इस बात में शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। थीटा के बगल वाला कंपोनेंट cos थीटा और सामने वाला कंपोनेंट sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। और हम लोग डायरेक्शन भी मान लेते, तो हम लोगों ने मान लिया कि नीचे की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव y है और ये वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x, अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लिया, क्योंकि मोशन या तो लेफ्ट साइड पर हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है। और एक बात हमें जरूर याद रखनी है, क्या हमें याद रखना है कि बारिश की बूंद हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलती है, और उसका रीजन होता है कि स्पीड ज्यादा होने की वजह से विस्कस फोर्स लगता है, और वो विस्कस फोर्स ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर लेता है। इसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, राइट। तो ये तो हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इस समय अगर आदमी खड़ा है तो मैं तुमसे पूछता है छाता कैसे लगाएगा, तो छाता इसलिए लगाएगा कि बारिश की बूंदें उस पर ना गिरे। तो अगर वो छाता ऐसे लगाता है, ऐसे, तो बारिश की बूंद तो उस पर ऐसे आके गिर जाएगी। तो वो क्या करेगा, इस छाते को टिल्ट कर देगा थोड़ा सा, तो वो छाता ऐसे लगाएगा ताकि जो बूंद गिरे उसको मैक्सिमम प्रोजेक्शन मिल सके और वो सेफ रहे, ऐसे छाता लगाएगा। अगर मैं बोलता छाता कैसे लगाएगा, तो वो छाते की डंडी को ऐसे पकड़ेगा इस तरीके से। अगर बारिश ऐसे गिर रही तो जिस लाइन के लॉन्ग बारिश गिर रही होगी वो छाता भी ऐसे लगाएगा। अब ऐसे तो नहीं लगाएगा कि छाता ऐसे लगा दो बारिश ऐसे गिरे तो भीग जाएगा, ठीक। तो अम्ब्रेला जो यूज करेगा वो इस तरीके से यूज करेगा। अब मैं एक प्रॉब्लम को यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड करता, मैं तुमसे एक सवाल पूछता कि इस आदमी को बारिश किसी एंगल पर गिरती दिखाई दे रही है, अगर ये चाहता है कि बारिश इसे वर्टिकल गिरती दिखाई दे तो ये क्या करेगा, क्या करना चाहिए तुम्हें सोचना है। वीडियो को पॉज करो और सोचो। सवाल है कि अगर ये आदमी चाहता है कि बारिश इसे वर्टिकल गिरती दिखाई दे तो ये क्या करेगा। सोच लिया, वीडियो पॉज करके सोचना है, सोच लो, सोच लिया होगा। अगर वो चाहता है कि उसे बारिश की वेलोसिटी केवल वर्टिकल दिखाई दे, हॉरिजॉन्टल ना दिखाई दे, इसका मतलब जितनी वेलोसिटी बारिश की हॉरिजॉन्टल हो उतने से ही वो दौड़ने लगे। तो अगर ये आदमी इस ग्राउंड पर इस डायरेक्शन में v1 स्पीड से दौड़ने लगे और इससे बारिश की बूंद केवल वर्टिकल गिरती दिखाई दे, तो v1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो v1 की फिर वैल्यू आनी चाहिए कितना, v.r sin थीटा। समझते कैसे, बारिश की बूंदों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, जैसे पेन है, ध्यान से देखना, और ये मैं हूं और मैं ऐसे चल रहा हूं, तो मुझे पेन कैसा दिख रहा है, रेस्ट पर। क्यों, क्योंकि जितना पेन चलता उतना मैं चल जाता हूं। मतलब जितनी वेलोसिटी पेन की थी उतनी वेलोसिटी मेरी भी थी, तो मेरे रिस्पेक्ट में पेन कैसा हुआ, रेस्ट पर। इसका मतलब जितने से बारिश इधर जा रही है उतने से ही अगर आदमी चला जाए तो इस आदमी को बारिश की बूंद के पास ये वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी, मतलब बारिश इस डायरेक्शन में रेस्ट पर दिखेगी। लेकिन आदमी तो केवल हॉरिजॉन्टल चल रहा था, तो आदमी अगर केवल हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो उसे एक वेलोसिटी तो दिखाई देगी ना, वर्टिकल वाली, और वर्टिकल वाली थी कितनी, v.r cos थीटा। तो दिस इज v.r cos थीटा। तो अगर ये आदमी इस डायरेक्शन में v.r sin थीटा की स्पीड से चलने लगे
तो इससे बारिश की बूंद के पास VR sin थीटा वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिखेगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना दिखने का मतलब है कि बारिश की बूंद केवल अपनी वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से गिरेगी, तो इसे फिर ऐसा दिखाई देगा। तो मान लो एक सवाल ऐसे पूछता है कि आदमी अम्ब्रेला फेंक देता है और वो ऐसे चलता है कि बारिश की बूंद उसे वर्टिकल गिरती दिखाई देती है, तो पहला सवाल उसे कितने से चलना चाहिए? तो उसे चलना चाहिए VR sin थीटा से, और किस तरफ? इस तरफ, और तब इससे वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? तब इससे वेलोसिटी केवल दिखाई देगी VR cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि इस मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन, दिस मूविंग मैन, इज इक्वल टू ओनली VR cos थीटा। और जो आदमी रेस्ट पर खड़ा था इसके रिस्पेक्ट में कितना था? इसके रिस्पेक्ट में VR था। तो ये तो हो गया कि उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं देखनी। अब मान लो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। अब अगला केस मैं सॉल्व करता हूं कि ये ग्राउंड था और ये आदमी था, और ये अब V2 से चल रहा है, और V2 की वैल्यू V1 से बड़ी है, और V1 खुद कितना था? VR sin थीटा। मान लो और तेज चलने लगता तो क्या होता? अब उसे कैसा दिखाई देगा मैं ये बताना है। अब ध्यान सुनना, रेन ड्रॉप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली कितने से जा रही थी? रेन ड्रॉप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली जा रही थी VR sin थीटा से, और ये मैन चल रहा है V2 से, और V2 की वैल्यू VR sin थीटा से बड़ी। तो इस मैन के रिस्पेक्ट में अगर मैं रेन ड्रॉप की स्पीड बताता तो मैं बोलता है कि रेन ड्रॉप की खुद की स्पीड थी VR sin थीटा, और जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देंगे। तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? V2 किधर थी? इस साइड पर थी, रिवर्स करेंगे तो पीछे आएगी, तो रिवर्स करके ऐड करेंगे तो V2 पीछे आएगा। लेकिन मैंने बोला था V2 इससे बड़ा है, तो मैंने इसको बड़ा बनाया, इसको छोटा बना, और एक वेलोसिटी इसके पास और भी थी नीचे की तरफ, और वो कितनी थी? वो बदलने वाली नहीं है, दैट इज VR cos थीटा। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं ऑपोजिट, और ये दोनों वेक्टर्स अगर ऑपोजिट है तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इनका रिजल्टेंट आएगा बड़े वेक्टर की तरफ, और बड़ा वेक्टर कौन सा था? V2। तो कितना रिजल्टेंट आएगा? V2 माइनस VR sin थीटा। दो वेक्टर जब ऑपोजिट होते हैं A और B, तो उनका रिजल्टेंट आता है A माइनस B अगर A B से बड़ा है, और B माइनस A आता है अगर B A से बड़ा। ये बात हम लोगों ने वेक्टर में सीखी थी। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इतनी दिखाई दी, और वर्टिकल में क्या कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आदमी वर्टिकली नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मान लो एक चिड़िया है और वैसे चल रहे, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा वर्टिकल, लेकिन जब ये सीख जाएंगे तो उन केसेस पर भी आएंगे, राइट। तो अब इससे रेन ड्रॉप कैसी? तो इन दो वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और इस रिजल्टेंट को मान लेता हूं V डैश, और वर्टिकल के साथ इस एंगल को मान लिया थीटा। तो अगर हमसे ये पूछा जाता कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, तो पहले तो हम लोग इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो V स्पीड कितना था? V डैश, और V डैश कितना आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर मतलब VR cos थीटा स्क्वायर, और प्लस इसका भी स्क्वायर कर देते V2 माइनस VR sin थीटा इसका स्क्वायर। फिर हमसे पूछेगा कि किस एंगल पर, ध्यान से देखना, वही आदमी जब खड़ा था तो उसे दिख रही थी ऐसे, और वही आदमी जब VR sin थीटा से इधर चलने लगा तो उसे दिखने लगी ऐसे, और जब वो और तेज चलने लगा तो रेन ड्रॉप ऐसे आती दिखने लगी उसे, राइट। तो उसने पूछा है कि अगर ऐसे आती दिख रही है तो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बन रहा होगा? तो इस वाले ट्रायंगल से क्या हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं? tan थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे लिखते हैं? थीटा के सामने वाली साइड अपॉन बेस वाली साइड। तो थीटा के सामने की साइड क्या थी? VR cos थीटा, और बेस वाली साइड मतलब ये वाली साइड, सॉरी ये वाली थी V2 माइनस VR sin थीटा, ये वाली, और ये वाली थी कितना? VR cos थीटा। ये जो मैंने लिखा है ये वाले, ये एक्चुअली ये साइड थी,
और ये वाली जो लेंथ है वो इसके इक्वल है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड दैट इज v2 माइनस वी आर साइन थीटा अपॉन वी आर कॉस थीटा। तो हमें एंगल मिल गया। हाँ, थीटा चूंकि हम यूज कर चुके हैं तो उसको थीटा नहीं लिखते हैं, कुछ लिख देते हैं अल्फा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा। तो रेन ड्रॉप के केसेस समझ में आ गए। तो जब आदमी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर दौड़ता है तो रेन ड्रॉप के केसेस ऐसे सॉल्व करना। हाँ, अगर वो ये पूछता है छाता कैसे लगाएगा, तो अगर उधर की तरफ भागेगा तो छाता ऐसे लगाएगा कि रेन अगर ऐसे गिरती दिख रही है तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन के लिए उसके छाते की जो डंडी है वो ऐसे होनी चाहिए। ठीक, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि रेन ड्रॉप के केसेस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। राइट, अब इस बात को अगर और समझना है तो एक प्रॉब्लम है जो एससीबी में दी गई है और बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को एक बार मैं डिस्कस करता हूं। एससीबी जो प्रॉब्लम दी गई है उसको देखते हैं। ये एससीबी की प्रॉब्लम नंबर 18 है, एग्जाम्पल की रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का। राइट, तो देखते हैं उसमें क्या पूछा है उसने। उसने बोला मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। कहता है एक आदमी रोड पर खड़ा है ऐसे, ये आदमी है और वो अपना अम्ब्रेला ऐसे रखता है, ये उसका अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला ज्यादा बड़ा हो गया, आदमी छोटा हो गया, ठीक है, काफी ज्यादा केयर करता होगा। राइट, टू कीप द रेन अवे अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ इसका जो अम्ब्रेला है वो एंगल जो बनाता है वो 30 डिग्री बनाता है। तो ये वाला एंगल 30, ये लाइन बना देता हूं, इस लाइन पर उसका अम्ब्रेला है। इसका मतलब बारिश कैसे हो रही, तो जैसे उसने क्वेश्चन में ये बोला तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि बारिश ऐसे हो रही है और ये मैन स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग है मतलब रेस्ट पर है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो ये बात समझ में आ गई कि बारिश कैसे गिर रही होगी। तो जो बारिश की बूंदें होंगी वो इस तरीके से गिरे। अम्ब्रेला की पोजीशन से पता चल गया कि बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही होंगी। राइट, आगे बोलता है ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये आदमी अम्ब्रेला छोड़ देता है, फेंक देता है और ये आदमी दौड़ने लगता है और वो दौड़ने लगता है 10 किलोमीटर पर आवर से। आदमी अम्ब्रेला फेंक देता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने लगता है। He finds that rain drops are hitting his head vertically। तो कहता है ये ऑब्जर्व करता है कि रेन ड्रॉप इस पर वर्टिकली गिर रही। These rain drops are shown with respect to the man standing on the ground, and these rain drops are shown with respect to man running with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता है कि ये आदमी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है या राइट की तरफ मूव करेगा। वीडियो पॉज करो और सोचो, ये आदमी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा। तो रेन ड्रॉप अगर ऐसे गिर रही थी तो उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। मतलब रेन ड्रॉप की खुद की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, तो आदमी को भी अगर उसको कैंसिल करना है तो किधर मूव करेगा, वो भी तो ऐसे मूव करेगा। तो पहले तो रेन ड्रॉप के लिए एंगल वगैरह सब बना लेते हैं। इस वाली सिचुएशन के लिए रेन ड्रॉप मान लेता हूं V से गिर रही थी और ये अगर थीटा था तो ये भी कितना था, थीटा, तो ये वाला एंगल था थीटा। तो इसका अगर कंपोनेंट करते तो ये आ जाता V cos थीटा और ये आ जाता V sin थीटा। और थीटा की वैल्यू उसने दी है 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो cos 30 कितना होगा √3/2 और sin 30 कितना होगा हाफ। इसका मतलब इस आदमी को रेन ड्रॉप की ये स्पीड दिख रही होगी v/2 और ये वाली स्पीड दिख रही होगी v√3/2, मतलब v cos 30 और v sin 30। हमें v नहीं पता है क्योंकि अभी तक उसने क्वेश्चन में बताया नहीं कि v है क्या। तो ये बात समझ में आ गई कि रेन ड्रॉप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर इधर थी तो आदमी को ऐसे दौड़ना पड़ेगा ताकि उसे रेन ड्रॉप कैसी दिखाई दे, वर्टिकल दिखाई दे। तो एक बात समझ में आ गई कि रेन ड्रॉप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब बराबर होंगी तभी उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी। उसका कॉन्सेप्ट क्या था, रेन ड्रॉप चल रही थी कितने से, रेन ड्रॉप इधर जा रही थी v/2 से और आदमी इधर जा रहा था 10 से। तो आदमी के रिस्पेक्ट में अगर मैं रेन ड्रॉप को देखूंगा तो आदमी अपनी 10 वाली वेलोसिटी उल्टी करके लगा देगा 10 किलोमीटर पर आवर और हॉरिजॉन्टल दिखनी नहीं चाहिए, मतलब इन दोनों का कैंसिलेशन होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर कैंसिलेशन होना चाहिए था तो वहां से बात क्लियर हो गई कि v/2 की वैल्यू फिर कितनी होनी चाहिए 10, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो इस डेटा से हमें ये पता चल गया कि जो रेन ड्रॉप थी वो कितनी स्पीड से गिर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिर रही है। कितनी बात क्लियर हो गई, राइट। अब आगे देखते हैं उसने क्या बोला है। आगे उसने बोला है find the speed of raindrop with respect to the road and the moving man। तो उसने बोला है कि उसने पहला पूछा है velocity of raindrop with respect to ground, मतलब रोड। एक तो ये सवाल पूछा है और velocity of rain with respect to moving man, इन दो सवालों के हमें आंसर्स देने हैं। तो जब उसने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा था तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये वाला केस था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से गिर रही थी रेन, 20 से गिर रही थी। तो ये वाला आंसर तो आ गया कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिर रही और उसका जो वर्टिकल के साथ एंगल है वो कितना है 30। अब बात आती है मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। तो मूविंग मैन जब इस रेन ड्रॉप को देखेगा तो रेन ड्रॉप के पास कितना था v/2 और कितना था, नीचे भी कुछ था, नीचे की तरफ कितना था v cos 30 और cos 30 v√3/2, तो दिस इज v√3/2। लेकिन इस वाली वेलोसिटी को इसने कैंसिल कर दिया था तो बचा कितना, वर्टिकल वेलोसिटी बची। तो वर्टिकल वेलोसिटी थी कितनी, वर्टिकल वेलोसिटी थी v√3/2 और v हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 20। तो दिस इज 20√3/2 एंड दिस इज 10√3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया तो चीजों में ज्यादा क्लियरिटी आ गई। यही बातें मैंने वहां डिस्कस करी थी, राइट। तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिवाइव करता हूं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना, ये आदमी रेस्ट पर था, एक मैन 1 था और वो मैन ग्राउंड पर खड़ा था और उसे रेन ड्रॉप ऐसे गिरती दिखाई दे रही थी और वर्टिकल के साथ जो एंगल था, रेन ड्रॉप ऐसे गिरती दिख रही और वर्टिकल के साथ जो एंगल था वो था थीटा और ये मान लेता हूं v के इक्वल था। तो सबसे पहले एक बात समझ में आती होगी कि पहले हम लोग इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा और वर्टिकल वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v cos थीटा। मतलब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन 1, तो हम लोग बोलते v वेलोसिटी है उसके पास और वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहे, थीटा का एंगल, दैट इज ओके, राइट। अब उसने क्या किया, और इस v की कुछ वैल्यू मान लेते, इस थीटा की वैल्यू मान लेते। थीटा अब की बार मैंने मान लिया कुछ भी मान लेता हूं, 30 मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, 30 मान लिया हमने। और v की वैल्यू को अब की बार हम लोग मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। वैसे प्रैक्टिकल वैल्यू में इतनी तेज नहीं गिरती है, राइट। तो v sin 30 मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 और v cos 30 कितना आ जाएगा, तो cos 30 √3/2, तो ये आ जाएगा 50√3।
ओके ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन के पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो 50 है और जो वर्टिकल वेलोसिटी 50√3 है और एंगल बन रहा है कितना 30 का एंगल बन रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछता है कि ये आदमी कितने से और किधर दौड़े ताकि रेन ड्रॉप इसको रेस्ट पर दिखाई दे। तो ये तो पता है कि अगर रेस्ट पर नहीं, मैंने गलत बोल दिया, ये आदमी कितने से किधर दौड़े ताकि रेन ड्रॉप इसे वर्टिकल गिरती दिखाई दे। तो अगर रेन ड्रॉप इससे वर्टिकल गिरती दिखाई देती तो रेन ड्रॉप की वर्टिकल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि आदमी केवल हॉरिजॉन्टल चल सकता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल ना दिखने का मतलब है कि अगर इस रेन ड्रॉप के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 इधर थी तो आदमी को भी कितने से दौड़ना पड़ेगा 50 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना पड़ेगा। दिस इज किलोमीटर पर आवर। तो आदमी अगर 50 से दौड़ेगा तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। कैसे? 50 रेन के पास थी, 50 आदमी के पास थी। आदमी के रिस्पेक्ट में अगर रेन को देखोगे तो ये आदमी अपनी 50 रिवर्स करके ऐड कर देगा तो इन दोनों वेलोसिटीज का कैंसिलेशन होगा, बचेगा केवल नीचे वाली और नीचे वाली थी कितनी 50√3 तो इससे दिखाई देगा 50√3। अब मैं तुमसे बोलता है कि अपनी स्पीड को 100 कर देता, अब क्या होगा? अगर ये आदमी अपनी स्पीड को 100 कर देता है अब क्या होगा? तो वर्टिकल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी कितनी रहेगी 50√3 रहेगी। हॉरिजॉन्टल रेन के पास कितनी थी? हॉरिजॉन्टल रेन के पास थी 50 और इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो जब ये इसको देखेगा तो अपनी वाली वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देगा। तो ये अपनी वेलोसिटी को अगर रिवर्स करके ऐड करेगा तो 100 पीछे कर देगा। तो 100 और 50 दोनों अपोजिट है, इसका रिजल्टेंट कितना आ गया 50 किधर इस साइड पर आ गया। इसका मतलब इससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 इधर दिखाई देगी और इस डायरेक्शन में दिखेगा 50√3। तो मेरा क्वेश्चन है कि उसे कितने से रेन गिरती किस एंगल पर रेन गिरती दिखाई देगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं ऐसे और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। तो यहां से tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर 50 अपॉन बेस 50√3 एंड दिस इज 1/√3 और इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30। लेकिन थीटा 30 तो है लेकिन किधर अब की बार इस तरफ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जिनके आंसर्स देने। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 1। हमें बताना है स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 1। तो मैन तो रेस्ट पर था, उसे v दिखाई देगी और v कितना था 100 तो इसे तो 100 दिखाई देगा। दिस इज 100 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं बोलता व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 2। तो मैन 2 के रिस्पेक्ट में उसे केवल कितनी दिख रही थी 50√3 दिख रही थी। तो दिस विल बी 50√3। अब बात आती है कि थर्ड मैन के रिस्पेक्ट में कितना होगा। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 3। तो मैन 3 के रिस्पेक्ट में ये 50 दिख रहा है और ये 50√3 दिख रहा है। कितना आ जाएगा इनका रिजल्टेंट? इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 100 √50² प्लस √50√3 स्क्वायर। कितनी बात क्लियर हो गई? तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अगर ये और तेज चलने लगता तो ये वाली वेलोसिटी और बढ़ जाती, तो ये वाला एंगल और बढ़ जाता। आई थिंक रेन वाले केसेस क्लियर हो गए होंगे, राइट? तो रेन के हम लोग कुछ अपडेटेड केसेस और भी करेंगे और वो करेंगे कि अगर मैन ना होता, बर्ड होती और वो 2 डायमेंशन में ऐसे मूव कर रही होती, रेन ड्रॉप ऐसे चल रही होती, तब रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस कैसे सॉल्व करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अगर बर्ड ऐसे चल रही तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर निकाल लो, वर्टिकल का भी करेक्शन कर दो और हॉरिजॉन्टल का भी करेक्शन कर दो, अपने आप पता चल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही होगी। गॉट इट? राइट? आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके